हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। अब एंजाइम्स क्या है? बेसिकली एंजाइम्स ना वो बायो कैटलिस्ट है जो कि इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, रेट क्या होता है? किस स्पीड से, यानी कि कितने टाइम में कितना रिएक्शन हो जा रहा है, कितने सबस्ट्रेट जो है जो प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहे हैं कितने टाइम में, ये तो हो गया एक रिएक्शन का रेट। ठीक है, तो पहले मान लीजिए अगर बिफोर हमारे बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स आने से पहले 1 सेकेंड में 10 प्रोडक्ट बन रहे थे, तो अब 1 सेकेंड में फॉर एग्जांपल 100 बनने लगे। तो जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो इंक्रीज कर दिया है एंजाइम्स में, और विदाउट अफेक्टिंग देमसेल्फ। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग देमसेल्स जो बायोकैटलिस्ट है, हमारे एंजाइम्स है, वो खुद भी किसी चेंज में नहीं जाते, खुद ऐसे कहते ऐसे ही रह जाते हैं रिएक्शन के एंड में। अब देखो, हमने दो चीज़ें सुनी है। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कैटलिस्ट सुने, ठीक है, और दूसरे हम लोग अभी सुन रहे हैं बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स। ठीक है, अब बायोकैटलिस्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको? बॉडी में मिलेंगे, हमारी बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, माइक्रोब्स की बॉडी में। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हमारे मेटल्स हो गए, कुछ मेटल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए। ठीक है, वहीं पे एंजाइम्स जो है वो ऑर्गेनिक है, यानी कि प्रोटीन्स हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो है थर्मोलेबाइल है। थर्मोलेबाइल मतलब वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करते। ठीक है, ना तो लो टेम्परेचर पे काम करेंगे और हाई टेम्परेचर पे भी काम नहीं करते, एक्सेप्ट हम लोग हमारे बायोटेक में पढ़ते हैं पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, टेक पॉलीमरेज, जो कि एक हाई टेम्परेचर पर भी अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकता है। वहीं पे जो हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, मेटल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो थर्मोस्टेबल होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे भी अपना काम करते रहते हैं। एंजाइम्स जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। वहीं पे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, लेस स्पेसिफिक है। एंजाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो लेस एफिशिएंट होते हैं। फिर हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एंजाइम में। देखिए, सबसे पहले तो एंजाइम जो है प्रोटीनेशियस है नेचर में, एक्सेप्ट हमारे पास एक आरआरएनए भी है, हमारा राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस, जो कि एक एंजाइम की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा सारे प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स हैं, सॉरी एंजाइम जो है प्रोटीन्स हैं। अब एंजाइम्स में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उसमें कुछ ग्रूव्स दिखाई देंगी, पॉकेट्स दिखाई देंगी, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, जो कि ऐसे जो एक क्रिस क्रॉस ऐसे हम लोगों ने पूरा चेन बनाया था, उसके बीच में हमने बोला था कुछ कुछ पॉकेट्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जहाँ को हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स, जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है आकर। अब एंजाइम्स करते क्या? स्पीड बढ़ा देते रिएक्शन का विदाउट खुद को यूटिलाइज किए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास ना एक रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें हमारी बॉडी में CO2 जो है H2O के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ऐसे मिक्स हो जाता है और वो हमारे पास बनाता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, CO2 और H2O जो है रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये रिएक्शन अगर बिना किसी एंजाइम के हो रही है, बिना किसी एंजाइम के हो रही है, तो कितनी स्पीड है? 1 घंटे में 200 कार्बोनिक एसिड बनते हैं। बट अगर हम यहाँ पे हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज दे दें तो ये स्पीड को कितना बढ़ा देता है? पर सेकेंड 6 लाख तक पहुँचा देता है। 6 लाख कार्बोनिक एसिड बनने लगते हैं पर सेकेंड। ठीक है, इतना स्पीड अप कर देता है, तो इसको हम लोग फास्टेस्ट एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो अपनी फेवरेबल कंडीशंस में ही काम करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे। ठीक है, अब कुछ कुछ टर्म्स जो हम लोग सुनने वाले हैं, सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो क्या? देखिए, सबस्ट्रेट क्या होता है? कोई भी बायोकेमिकल जो कि एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? अगर किसी रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं तो उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो गया? जो केमिकल रिएक्शन के एंड में जो हमारे पास हमें जो भी केमिकल देखने को मिला उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब एंजाइम्स काम कैसे करते हैं? देखिए, एंजाइम्स काम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक प्रोडक्ट बनने के लिए, एक सबस्ट्रेट को, एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए उसको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे को मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और मुझे 200 लीटर का पेट्रोल लगेगा कार के अंदर। ठीक है,
ये हो गया उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके बीच में इस पूरे रिएक्शन में बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट्स देखने को मिलेंगी। ट्रांजिशन स्टेट्स बेसिकली अनस्टेबल स्टेट्स हैं, जो कि एक से ज़्यादा भी हो सकती है। उस रिएक्शन के सबस्टेट से प्रोडक्ट बनने वाली जो रिएक्शन है उसके बीच के अलग अलग स्टेप्स पे हमें देखने को मिलती है। तो पहले तो हमें 200 रुपये का पेट्रोल चाहिए था, जो एनर्जी हमें चाहिए थी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जो थी, हमारे पास है 200 रुपये का पेट्रोल। तो अब एंजाइम्स करेंगे क्या, स्पीड बढ़ा देंगे। जो काम पहले 200 रुपये के पेट्रोल में हो रहा था वो अब 100 रुपये के पेट्रोल में ही हो जाएगा। तो एंजाइम्स ने जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दिया, ठीक है। अब हम लोग दो टाइप के हमें यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो जो एनर्जी है प्रोडक्ट की वो सबस्ट्रेट से कम ही होगी उल्टा, ठीक है, और पूरे रिएक्शन में एनर्जी उल्टा रिलीज होगी। एंडोथर्मिक प्रोडक्ट की एनर्जी जो है सबस्ट्रेट से ज़्यादा होगी, और एनर्जी जो है यहाँ पे हमें अंदर यानी कि जो रिएक्शन को है उसको ही हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बट दोनों में ही एंजाइम्स कैसे काम कर रहे हैं, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देते हैं। पहले 200 रुपये का पेट्रोल चाहिए था, अब हमें 100 रुपये का पेट्रोल ही चाहिए, ठीक है। अब एंजाइम्स में हमने एंजाइम्स के एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हमें दो थ्योरीज हैं जो इसको बेस्ट एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहला लोकेंट की हाइपोथेसिस। लोकेंट की हाइपोथेसिस में होता है क्या, जैसे हमारे पास हर लोग की एक स्पेसिफिक कीज़ होती है ना, वैसे ही हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है कि वो सिर्फ उसी के साथ बाइंड करेगा। उसका जो कन्फर्मेशन है, उसका जो शेप है वो बना ही ऐसे है कि उसमें सिर्फ वही स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट जो है आकर फिट हो सके। स्टार्टिंग से ही बना ही ऐसे, ठीक है। एक्टिवेशन साइट्स, एक्टिव साइट्स हैं, वहाँ पर आगे सिर्फ सबस्ट्रेट जो है उस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट ही होगी सिर्फ, ठीक है। वो अलग अलग इंट्रैक्शन से, ठीक है, अलग अलग ग्रुप की हेल्प से, अमाइन ग्रुप, एसिड ग्रुप, सल्फर ग्रुप्स की हेल्प से बाइंड कर जाते हैं। यानी कि जो लोक एंड की है वही है एक दूसरे के लिए, कोई और की उसमें आके उस लोक को नहीं खोल सकती। सबस्ट्रेट आगे बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में चेंज होने लगेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है और फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। और देखो एंजाइम ऐसे कैसे है, प्रोडक्ट फिर भी सबस्ट्रेट जो है चेंज होकर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आई कंपोजिशन और फिजियोलॉजी ऑफ एंजाइम में, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहा। बट इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में क्या है कि जो एंजाइम है वो थोड़ा सा खुद को चेंज कर लेगा, ठीक है। शुरू से सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, पर एंजाइम ने जब सबस्ट्रेट आया तो अपनी एक्टिव साइट को जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया कि भाई ये सबस्ट्रेट जो है उसमें आके फिट हो सके। ये था इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अगेन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम खुद को ऐसे के ऐसे रिलीज कर देगा और प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब जो लोगेंट की हाइपोथेसिस में एंजाइम की फिजियोलॉजी पे बिल्कुल चेंज नहीं आया था, यहाँ पे एंजाइम ने खुद को थोड़े टाइम के लिए चेंज किया, यूज़ नहीं किया है, ठीक है, उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है कोई भी पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है खुद को ताकि सबस्ट्रेट आकर उस पर बाइंड कर सके। अब फैक्टर्स पे चलते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो एंजाइम एक्टिविटी को हेल्प करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर बेस्ट काम करता है, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम जो है सबसे बेस्ट काम कर रहा है, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट। अगर हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ चल रहे हैं तो एवरी 10 डिग्री राइज करने पे जो एंजाइम की एक्टिविटी है ना वो डबल हो जाएगी। पर अगर हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर से दूर जा रहे हैं तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर हाफ हो जाएगी, ठीक है, एवरी 10 डिग्री के डिफरेंस पे। पीएच भी अफेक्ट करता है, तो हर एंजाइम एक अपने ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है जहाँ पे वो बेस्ट काम करता है अपनी, ठीक है, ना उससे कम पे बेस्ट करता है ना उससे ज़्यादा पे, ठीक है। अब सबस्ट्रेट क्या हो, देखिए सबस्ट्रेट तो हमने देखा जो आकर हमारी एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है, ठीक है, जिसकी एक्टिव साइट्स एक एंजाइम में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट में जाने से पहले हम लोगों को एक चीज़ पढ़नी है, हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या दिखाता है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन। देखिए मान लीजिए कोई भी रिएक्शन चल रही है, अब मैक्सिमम आके बाइंड किया, मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचा। मान लीजिए एक एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, और वो 10 सबस्ट्रेट की उसके पास बाइंडिंग करने की कैपेसिटी है, तो 10 के साथ वो बाइंड कर जाएगा। उसके बाद कितने भी आते जाएं वो वैसे भी बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के आने के बाद तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंक्रीज जब हम करते रहे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो शुरू में तो बढ़ता रहा, ठीक है। शुरू में तो जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था वेलोसिटी, ठीक है, वो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है, जो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे
वो जल्दी पहुंच जाएगा शुरू शुरू में, और एक पॉइंट आएगा जब सारी एक्टिव साइट्स फिल हो जाएंगी, उसके बाद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा उसी मैक्सिमम वेलोसिटी पे, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वी मैक्स, उसका जो हाफ पॉइंट है वो जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं के एम, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। यानी वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसके ऊपर जो वी मैक्स है उसका हाफ वेलोसिटी अटेन हो जाता है, के एम, ठीक है। अब हमने बताया ना, अब शुरू में तो पहले तो वो बढ़ता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन, जितने बढ़ाते जाते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी उतनी जल्दी जल्दी पहुंचता जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी के पास। एक टाइम आएगा जब सारी सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट्स थी वो फिल हो जाएंगी एंजाइम की, तो अभी उसके पास बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं है, बस में बैठाने के लिए सीट्स ही नहीं है, तो कहाँ बैठाएगा और कहाँ ले जाएगा, है ना। बोलेगा कि मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, ठीक है। तो के एम क्या हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसके ऊपर हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स अचीव हो गई है। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसके ऊपर वी मैक्स जो है हाफ हो गया है। अब के एम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंजाइम एफिशिएंसी के साथ। अगर एंजाइम की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो के एम जो है कम मिलेगा। कैसे, देखा ना, अगर ये एक मान लो रिएक्शन है, एंजाइम यहाँ पर 10 सेकंड में यानी कि 10 सबस्ट्रेट के साथ ही अगर वो यहाँ पर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुँच गया तो के एम क्या है, 5 है, ठीक है। अगर एंजाइम की एफिशिएंसी कम है, उसको 20 सबस्ट्रेट लग रहे हैं अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, तो उसका के एम जो है हाफ कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी कम है, ठीक है, यानी कि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने वी मैक्स में पहुंचने के लिए, तो के एम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक एंजाइम के ऊपर एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट अगर बाइंड करे तो इसका मतलब ये नहीं उनका के एम वैल्यू सेम होगा, हर सबस्ट्रेट के लिए के एम वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। अगर देखो ना, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 एंजाइम हैं, ठीक है, और एक का वी मैक्स जो है वो इतना है, दूसरे का वी मैक्स इतना है, ठीक है। अब देखो, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो जल्दी से वी मैक्स पे पहुंच जाएगा, जल्दी से वी मैक्स पे पहुंच गया तो उसका के एम इतना है। अगर जल्दी से वो पहुंच गया तो उसका के एम इतना है। अगर उसको वी मैक्स पहुँचने में टाइम लग रहा है यानी कि उसकी एफिशिएंसी कम है तो उसका वी मैक्स इतना है, यानी कि के एम ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के एम एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के साथ। फिर हमारे पास आते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या है, इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस है जिनकी प्रेजेंस में जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो रिएक्शन की वेलोसिटी को उल्टा कम कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम्स तो बढ़ा रहे थे, ये कम कर देते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन और स्टॉपेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइदर सर्टेन केमिकल्स और एडवर्स कंडीशन, ठीक है, उससे एंजाइम का इनहिबिशन हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब इनहिबिशन हमारे पास 2 टाइप के, सबसे पहले हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होगा क्या, जो इनहिबिटर है ना वो सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखता है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में उसके जैसा ही दिखता है, वो आएगा, मान लीजिए ये हमारे पास एंजाइम है, इसके ऊपर ये आकर बाइंड करना था सबस्ट्रेट, बट ये हमारे पास इनहिबिटर आया और वो वहाँ पर एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो नहीं होगी जो सबस्ट्रेट के ऊपर होनी चाहिए थी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते कि एक्टिव साइट पर कौन पहले बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड किया तो उसका प्रोडक्ट बनेगा, इनहिबिटर बाइंड किया तो सबस्ट्रेट ऐसे के ऐसे रह जाएगा और बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इनहिबिटर्स को हम लोग यहाँ पर हम लोग जो बोल रहे हैं वो सबस्ट्रेट का एनालॉग भी बोलते हैं और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में उसके जैसे। एग्जांपल के तौर पर क्रेब्स साइकिल में हम लोग एक स्टेप पढ़ते हैं जिसमें एंजाइम यूज़ करते हैं हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, उसके ऊपर उसका सबस्ट्रेट बाइंड तो होना होता है सक्सिनेट, पर जो मेलोनेट है वो उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो आकर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज पे बाइंड कर जाता है, तो सक्सिनेट बाइंड नहीं कर पाता तो रिएक्शन जो है वो रुक जाती है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की हम बात कर ही रहे हैं तो देखिए, मान लीजिए ये पहले था जब उसके ऊपर कोई भी इनहिबिटर नहीं आया था, अब इनहिबिटर आ गया तो हमें रिएक्शन वेलोसिटी ऐसे देखने को मिल रही है, ठीक है। वी मैक्स उतना ही है, तो वी मैक्स तो सेम है, बट देखिए के एम की हम बात करते हैं तो के एम जो है इनहिबिटर के आने की वजह से, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के आने की वजह से हाई हो गया है, ठीक है।
अब एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इनिबिटर, यानी कि इनिबिटर अगर बढ़ते गए तो वो ज़्यादा जगह पे बाइंड कर पाएंगे, तो सबस्ट्रेट कम जगह पे बाइंड कर पाएगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब दूसरा है हमारे पास इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में होता क्या है, जो एंजाइम है उसके ऊपर जो इनिबिटर आके बाइंड करता है उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है सबस्ट्रेट के साथ, वो बस ऐसे दादा है कहीं का कि भाई मैंने कर लिया कब्जा, अब बता क्या करेगा, नहीं है मेरे पास पेपर्स ज़मीन के, बता क्या करेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव जो सब इनिबिशन था वो तो फेक कागज़ लेकर आया था ज़मीन के, बट नॉट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है वो बोलेगा मेरे पास तो कागज़ भी नहीं है, बता भाई क्या कर लेगा, और मैंने तो कर लिया कब्जा, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो साइट ऑफ अटैचमेंट है दोनों अलग अलग हो, सबस्ट्रेट और इनिबिटर की, पर अगर इनिबिटर आके बाइंड कर गया तो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, तो वी मैक्स जो है वो कम हो जाएगी, काम ही नहीं कर पाएगा। पहले इतना था, ठीक है, अब इनिबिटर आके बाइंड किया तो वी मैक्स जो है वो कम हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। यहाँ पर हमारे पास वी मैक्स जो था वो सेम था, के एम चेंज हो रहा था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स चेंज हो रहा है, कम हो जा रहा है, के एम हमारे पास अभी भी उतना ही है, ठीक है, के एम उतना ही है, वी मैक्स कम हो जा रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंजाइम्स का नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है, वो हम देते हैं एक ईसी नंबर की मदद से, 4 डिजिट कोड होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी एंजाइम को दे दिया 5431। अब जो सबसे पहले वाला जो नंबर है 5, वो रिप्रेजेंट करता है क्लास ऑफ एंजाइम, जो सेकंड नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है सब क्लास ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। हमारे पास सब क्लासेस 4 से लेकर 13 तक है, ठीक है। फिर जो थर्ड नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है सब क्लास, ठीक है, और जो फोर्थ नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है एंजाइम की जो रिएक्शन को वो कैटेलाइज करता है उसको, ठीक है। क्लासेस ऑफ एंजाइम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। फिर देखिए सबसे पहली क्लास है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। अब ऑक्सीडो रिडक्टेजेस करते क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं, डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं इनको। सेकेंड क्लास है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस करते क्या, ट्रांसफ़र करवाते हैं, देखो नाम में दिख रहा है ना ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफ़र कराते किसी पर्टिकुलर ग्रुप का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, ग्रुप का अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं करनी है, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र नहीं करा रहे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते क्या है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनके जो इधर एस्टर बॉन्ड हो गए, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं और उनको ब्रेक कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, सुक्रेज, ये सब जो है हाइड्रोलिसिस के क्लास ऑफ एंजाइम्स में ही आते हैं। फोर्थ है हमारे पास लाइएज। लाइएज नॉट लाइगेज, लाइएज। लाइएज करते क्या है, काटते हैं, क्लीव करते हैं ग्रुप्स को, ठीक है, बिना हाइड्रोलिसिस के। हाइड्रोलिसिस तो जो है हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे बिना हाइड्रोलिसिस के उनको काटा जा रहा है, ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और जो लाइएज की जो एक्टिविटी है उसके बाद ना वहाँ पे डबल बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, ये डबल बॉन्ड छोड़ जाते हैं। फिफ्थ कैटेगरी क्लास है हमारे पास आइसोमरेज। आइसोमरेज करते क्या है, रीअरेंजमेंट कराते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, ठीक है, जैसे कि हमारे आइसोमरेज हो गए, म्यूटेज हो गए, तो ये करते हैं क्या है, इंटर कन्वर्जन कराएंगे ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स के बीच में, ठीक है। सिक्स्थ क्लास है हमारे पास लाइगेज। लाइगेज करते क्या है, दो मॉलिक्यूल्स वो आपस में चिपकाते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लूज जो है, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया पेप कार्बोक्सिलेज लाइगेज एंजाइम में, ठीक है। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम्स कौन से होते हैं, उसके अंदर ना 2 पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम और कोफैक्टर्स। एपो एंजाइम तो है प्रोटीन वाला पार्ट और कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। और कंप्लीट कॉन्जुगेट एंजाइम को जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग होलो एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट जो है बनाई जाती है जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब साथ में आ जाते हैं जॉइंटली, ठीक है, तब एक्टिव साइट बनती है। अब जो होलो एंजाइम्स की हम लोग बात कर ही रहे हैं, कंप्लीट एंजाइम्स की, तो हमने एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट, कोफैक्टर हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है।
एपो एंजाइम्स और प्रोटीन पार्ट को जो है कोफैक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो अकेले काम कर जाते हैं, तो कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है कंप्लीट होलो एंजाइम बनाने के लिए। कोफैक्टर में नॉन प्रोटीन हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, कोएंजाइम्स हो गए, प्रोसेप्टिक ग्रुप, मेटालाइंस। कोएंजाइम्स क्या है, कोएंजाइम्स बेसिकली ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। ये वो कोफैक्टर है जो कि लूजली और टेम्परेली अटैच करते हैं एपो एंजाइम के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स ना एक बहुत ही एग्जाम्पल कोएंजाइम के हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो विटामिन जो है एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है कोएंजाइम का। कुछ कोएंजाइम्स के हम लोग नाम देख लेते हैं, जैसे कि NAD, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, हमारा NADP, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। इनके अंदर कौन सा विटामिन हमें देखने को मिलता है कंपोनेंट, एज ए कंपोनेंट कोफैक्टर्स में नियासिन, ठीक है। अब सेकंड था हमारे पास, सेकंड टाइप ऑफ कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं वो कोफैक्टर्स हैं जो कि टाइटली बाइंड करते हैं हमारे एपो एंजाइम के साथ। फॉर एग्जांपल हीम हो गया, हीम जो है वो प्रोस्थेटिक पार्ट है, कौन से एंजाइम का, परऑक्सीडेजेज या फिर कैटालिसिस जो हो गए उनका। थर्ड टाइप का कोफैक्टर था हमारे पास मेटालाइंस, ठीक है। मेटालाइंस क्या है, इनऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है, जो कि सिर्फ अटैच नहीं होते हैं एपो एंजाइम के साथ, ठीक है, बट साइड चेन्स भी में भी आपके साथ भी अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के, ठीक है। नॉट ओनली अटैच टू एपो एंजाइम बट ऑल्सो टू साइड चेन्स ऑफ सबस्ट्रेट, मेटालाइंस। फॉर एग्जांपल जिंक हो गया, जिंक आयन Zn+2 कौन से एंजाइम के साथ आपको देखने को मिलती है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, क्लोरीन आयन जो है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम में, ठीक है। तो कैटालिक एक्टिविटी इज लॉस्ट जब कोफैक्टर्स रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी कि कोफैक्टर्स जब एपो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तब ये कंप्लीट होलो एंजाइम बनेगा, तभी वो अपनी एंजाइम जो है अपना फंक्शन कर सकता है, अपनी कैटालिक एक्टिविटी शो कर सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।